गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कक्षा 12 की अभिव्यक्ति और माध्यम अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज 6 है। अभिव्यक्ति और माध्यम आपको पता है कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। पिछली सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहला छापाखाना गोवा के अंदर स्थापित हुआ था। इस प्रश्न में उसका वर्ष भी दे रखा है। 1556 में यह छापाखाना गोवा में स्थापित हुआ था। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, खास तौर से उस समय के जो ईसाई मिशनरीज थे, उन्होंने धर्म के प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए जो है छापे खाने की 1556 में गोवा में स्थापना की थी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? गोवा में। किस वर्ष भारत में छापाखाना स्थापित हुआ? 1556 में। छापे खाने की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तत्कालीन मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए छापे खाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। 90% खबरें या कहानियाँ इसी शैली में लिखी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली काफ़ी प्रचलित है। वर्तमान में 90% खबरें या कहानियाँ इसी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती हैं। आगे देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। उल्टा पिरामिड का मतलब आप समझ गए होंगे। ये देखिए, उल्टा एक प्रकार का ट्रायंगल है, तो उल्टा त्रिभुज है। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार की बड़ी विख्यात लेखन शैली है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो या मुखड़ा, इंट्रो को आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। अखबार में जो भी हम सूचना लिखते हैं, खबर लिखते हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में आप देखते हैं, सिंधु बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल, ये देखिए खबर बन गई। ये एक प्रकार का हो गया इंट्रो या मुखड़ा। बॉडी होती है, बॉडी में जो है समाचार का हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं, विस्तार से उसकी व्याख्या करते हैं। और जो समापन होता है उल्टा पिरामिड शैली में, ये अंतिम पंक्तियाँ होती हैं। और उल्टा पिरामिड शैली में समापन की क्रिया कभी नहीं होती है। उसमें स्थान देख करके यदि किसी घटना की सूचना हमको देनी है और जब उस घटना को समाप्त करना होता है तो अंत में 2 लाइनें बचती हैं तो 2 लाइनों में उस समाचार को समाप्त कर दिया जाता है। 3 लाइनें बचती हैं तो 3 पंक्तियों में उसका समापन कर दिया जाता है। और कुछ ही शब्द लिखने की जगह बचती है तो थोड़े शब्दों में भी हम जो है उल्टा पिरामिड शैली के इस तीसरे बिंदु का, इस समापन का, इस तीसरे भाग का इस्तेमाल करके उस घटना को समाप्त कर देते हैं। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है उल्टा पिरामिड शैली के कितने चरण हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली के ये 3 चरण हैं, इंट्रो, बॉडी तथा समापन। इंट्रो को हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, इसे मुखड़ा भी कहा जाता है। दूसरा भाग है बॉडी, तीसरा है समापन। अगला देखिए, और विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। 5वां प्रश्न देखिए, इंट्रो को लीड भी कहते हैं। हिंदी में इसे मुखड़ा कहा जाता है। इसमें खबर के मूल तत्व को 1-2 पंक्तियों में बता दिया जाता है। यह समाचार लेखन का महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसा कि मैंने बताया, जब आप समाचार पत्र में सबसे ऊपर जो मेन हेडिंग होती है बड़े बड़े अक्षरों में, उसी को हम इंट्रो, लीड या मुखड़ा कहते हैं। उससे आपको तुरंत पता लग जाता है कि नीचे जिस चीज़ की व्याख्या की गई है वह वास्तव में खबर कौन सी है। छठा प्रश्न देखिए, बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा क्रमानुसार दिया जाता है। जो उल्टा पिरामिड शैली का दूसरा चरण है बॉडी, उसमें क्या किया जाता है? समाचार का विस्तृत ब्यौरा क्रमानुसार दिया जाता है ताकि पढ़ने वाला देख सके कि यह घटना कहाँ घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, कौन कौन से कारण थे, किन किन वजह से घटी, वो सारी की सारी बातें बॉडी में होती हैं। 7वां प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समापन होता ही नहीं। यदि समय और स्थान की कमी हो जाए तो अंतिम पैराग्राफ या
पंक्तियों को छोटा करके समापन हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, उल्टा पिरामिड शैली में कभी भी समापन की क्रिया नहीं होती है, उसमें स्थान का ध्यान रखा जाता है और जो समाचार पत्र का, जो उस घटना का, उस समाचार का अंतिम पैराग्राफ होता है या जो अंतिम पंक्तियां होती हैं, उनको छोटा बड़ा करके और समापन की क्रिया कर दी जाती है। इसलिए उसमें समापन कभी नहीं होता है। समापन जो है रुचि के अनुसार होता है और समापन जो है घटना के अनुसार होता है कि इस घटना को कितने शब्दों के अंदर बांध करके समाप्ति की क्रिया करनी है। 8वां प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य शुरू हुआ था, परंतु इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग आपको पता है 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था और इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। यह एक प्रकार की आपको पता है विशेष समाचार शैली होती है। तो उस समय जो है 19वीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग शुरू हुआ था और अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान इस शैली का भरपूर प्रयोग किया गया था। 9वें प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है मैंने, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के द्वारा भेजनी पड़ती थी, तब उल्टा पिरामिड शैली प्रयुक्त की जाती थी, ताकि उसमें ये बताया जाए, इंट्रो के माध्यम से तुरंत घटना की सूचना दे दी जाए, बॉडी में उसका विस्तार से वर्णन कर दिया जाए और दोनों को मिलाकर एक अंत में कुछ पंक्तियों से जो है संक्षिप्त शब्दों से उसको समाप्त कर दिया जाए। तो वो जो टेलीग्राफ के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते थे, उसमें इस उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता था। 10वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली है। मानक शैली का मतलब है सही शैली है, मानक शैली का मतलब है शुद्ध शैली है, मानक शैली का मतलब है प्रचलित शैली है। तो वर्तमान में उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली मानी जाती है। 11वां प्रश्न देखिए, नाटक के प्रमुख तत्व जो है यूरोपीय विद्वानों ने 6 माने हैं। सबसे पहला है कथा वस्तु। जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई नाटक देखा जाता है तो उसकी कथा वस्तु क्या है, उसकी कहानी क्या है, इस पर विचार किया जाता है। दूसरे नंबर पर पात्र अथवा चरित्र चित्रण होता है कि इसमें जो पात्र हैं उनका चरित्र कैसा है, अच्छे गुणों के हैं, बुरे गुणों के हैं। तीसरा है संवाद, जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं, इसे हम डायलॉग डिलीवरी भी कहते हैं। नाटक में यह बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। यदि नाटक की संवाद योजना बहुत अच्छी है तो नाटक अपना दर्शकों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है। चौथा नाटक का तत्व है उद्देश्य, कि नाटक दिखाने के पीछे, लिखने के पीछे नाटककार का क्या उद्देश्य है। 5वां है देश काल वातावरण। जो भी नाटक लिखा जाता है उसमें देश काल की परिस्थितियों का और वातावरण का उल्लेख अनिवार्य होता है। जैसे अगर हम मुगल काल पे कोई नाटक लिखते हैं तो मुगल काल का ही वातावरण दिखाना पड़ेगा, उसी समय की वेशभूषा दिखानी पड़ेगी, उसी समय की भाषा का प्रयोग दिखाना पड़ेगा, तो उसे हम देश काल वातावरण कहते हैं। और छठा सबसे महत्वपूर्ण इसका तत्व होता है भाषा शैली, कि उस नाटक में युग के और देश काल के हिसाब से ही भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। यदि राजाओं के समय का नाटक है तो राजाओं के समय की भाषा शैली प्रयोग करनी पड़ेगी, या किसी नगरीय जीवन से संबंधित नाटक है तो नगरीय जीवन की भाषा शैली का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि किसी ग्रामीण जीवन से संबंधित नाटक है तो ग्रामीण जीवन शैली में जो भाषा शैली इस्तेमाल की जाती है उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यूरोपीय विद्वानों के द्वारा नाटक के ये प्रमुख 6 तत्व बताए गए हैं। और भारत में जो है भारतीय विद्वान एक 7वां तत्व भी बताते हैं नाटक का, उसको हम कहते हैं अभिनय। तो अभिनय भी नाटक का प्रमुख तत्व होता है। यदि अभिनय प्रभावी नहीं है, यदि अभिनय सही नहीं किया गया है तो ये 6 के 6 तत्व बेकार हो जाते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, कविता में बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिमूर्ति या छाया। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि कविता में आप अक्सर देखते हैं, जब आप कविता का व्याख्या पढ़ते हैं, कविता का जब भावार्थ पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर लिखा रहता है इस कविता की बिंब योजना प्रभावी है। तो बिंब योजना वास्तव में होती क्या है? बिंब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतिमूर्ति, कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो आपके सामने मूर्ति के रूप में उपस्थित हो जाती है, एक प्रकार से उसकी आपको छाया दिखने लगती है। यदि मैं आपको
तोते का वर्णन कर रहा हूँ तो उस मेरी प्रतिमूर्ति आपको तोते जैसी दिखाई देगी। यदि मैं आपके सामने हरियाली का वर्णन कर रहा हूँ तो आपको हरियाली की प्रतिमूर्ति दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे चारों ओर प्रकृति छिटकी हुई है। तो कविता में बिंब योजना का अपना एक विशेष महत्व होता है। यह एक प्रकार की छाया होती है, एक प्रकार की प्रतिमूर्ति होती है। जो कवि कहना चाहता है उसकी प्रतिमूर्ति आपकी आंखों के सामने आ जाती है। 13वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रमुख पत्रकारीय लेखन, प्रमुख पत्रकारीय लेखन होते हैं फीचर, रिपोर्ट, विचारपरक लेखन और संपादकीय। ये विशेष प्रकार के पत्रकारीय लेखन होते हैं जो समाचार पत्रों में आप देखते हैं। फीचर, रिपोर्ट, विचारपरक लेखन और संपादकीय, ये समाचार पत्र के विशेष पत्रकारीय लेखन माने जाते हैं। आगे देखिए, फीचर किसे कहते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन होता है। आत्मनिष्ठ लेखन होता है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में अक्सर जो समाचार पत्र का रिपोर्टर होता है, जो उसको लिखने वाला होता है, वो जो सामान्य समाचार होते हैं उनमें वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन फीचर के अंदर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। इसलिए हम इसको आत्मनिष्ठ लेखन कहते हैं। इसमें वो जो है अपने विचार बता सकता है कि वो इस समस्या को लेकर के, इस गतिविधि को लेकर के क्या सोचता है। इस लेखन का उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन को कहते हैं। इस लेखन का उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करना होता है तथा उनको मनोरंजन करना होता है। अगला 15वां प्रश्न देखिए, फीचर लेखन में सीधा पिरामिड शैली का अर्थात कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जो फीचर लेखन होता है उसमें दूसरे समाचार पत्र की तरह उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो है कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीधा पिरामिड शैली कहते हैं। इसमें कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और घटनाओं को अपने में समेटे हुए दर्शकों तक, पाठकों तक उस बात को पहुंचाती है। तो एक प्रकार की कथात्मक शैली होती है जो धीरे धीरे घटना को लेकर के आगे बढ़ती है। 16वां प्रश्न देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्र पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। अखबारों में अक्सर 250 से 300 शब्दों के आप फीचर देख सकते हैं। और जो आपकी पत्रिकाएं होती हैं, इंडिया टुडे है, आपकी और भी जो इस तरह की पत्रिकाएं हैं, उनमें आप देखिएगा उसमें अक्सर आपको 2000 शब्दों तक के फीचर मिलेंगे। वो सारे के सारे आत्मनिष्ठ शैली में होते हैं और उसमें किसी न किसी समस्या को लेकर के उसका लेखक, फीचर लेखक जो है, अपने व्यक्तिगत विचार भी उसमें आपको देता हुआ दिखाई देगा। 17वां देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि फीचर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्रायः विषय तथा समस्या के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता है फीचर, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी समस्या को लेकर के, किसी विषय को लेकर के और किसी विषय को लेकर के अक्सर फीचर लिखा जाता है। यह हल्के फुल्के विषयों से संबंधित भी हो सकता है और गंभीर विषयों से संबंधित भी हो सकता है। तो जो फीचर होते हैं वो हल्के फुल्के विषयों पर भी लिखे जा सकते हैं और गंभीर विषयों पर भी लिखे जाते हैं। और फीचर आपको पता है एक प्रकार की आत्मनिष्ठ शैली होती है। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचार भी व्यक्त कर सकता है। 18वां प्रश्न देखिए, फीचर लेखन का विषय अतीत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित हो सकता है। फीचर लेखन में किसी भूतकाल के विषय को लिया जा सकता है, किसी वर्तमान में किसी समस्या को लिया जा सकता है और भविष्य में आने वाली किसी समस्या को लिया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो है वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो ये भविष्य की समस्याएं हैं, इन पर भी फीचर लिखा जा सकता है कि आगे भविष्य में जो पानी की समस्या हो जाएगी, वातावरण सारा प्रदूषित हो जाएगा, उस पर फीचर लिखा जा सकता है। वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उन पर फीचर लिखा जा सकता है। अतीत में जो समस्याएं हुई थी, जिनका हमारे वर्तमान से भी संबंध है और जिनका हमारे भविष्य से भी संबंध है, उन पर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। तो फीचर एक प्रकार का विशेष लेखन होता है। अंतिम प्रश्न देखिए, फीचर किसी सच्ची घटना पर लिखा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फीचर किसी सच्ची घटना पर लिखा जा सकता है। वह घटना अतीत की भी हो सकती है, वर्तमान की भी हो सकती है और भविष्य में भी वो घटना कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। वो कहीं ना कहीं वर्तमान का परिणाम हो सकता है जो भविष्य में दिखाई देगा, तो उस घटना पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस महत्वपूर्ण अध्याय के माध्यम से वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम के
अभिव्यक्ति और माध्यम अध्याय के माध्यम से मैंने आपको संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी समझाने का प्रयास किया। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूं तो मेरे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।